डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट शियर स्ट्रेस। अब बोलिएगा सर, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस तो आपने बहुत सारे बताए हैं। बिल्कुल, हमने स्ट्रेस के कई सारे टाइप्स बताए हैं। यदि हम स्ट्रेस की बात करें तो थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास को हम समझने की कोशिश करें पहले कि स्ट्रेस क्या है। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी मटेरियल है, क्या है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी बार है, ठीक है ना, उसके ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मटेरियल अपने इनसाइड, अपने अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ऑफर करता है अगेंस्ट दी अप्लाइड फोर्स, एंड दैट इज नथिंग बट स्ट्रेंथ। उसी स्ट्रेंथ को हम लोग स्ट्रेस के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रेस के फॉर्म में लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जिस समय आप स्ट्रेस लगाए थे, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें बता दें पहले कि कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे, प्योर शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे, डायगोनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि जब सिंपल सा हम लोग कोई मटेरियल के ऊपर जब आप फोर्स लगाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या निकल करके आता था, सिग्मा इक्वल टू पी अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये पी होता था, और एरिया क्या है, एरिया मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है ये? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बोलिएगा सर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, तो ये समझ लीजिए, ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए, ये यहां पर आपने फोर्स लगाया, ठीक है, ये इस तरह की कोई बॉडी है 3D, इसकी जो लेंथ है ये L लेंथ है, ठीक है ना, और ये आपकी थिकनेस T है, मतलब ये थिकनेस कितनी हो गई आपकी T, और ये विड्थ कितनी हो गई W मान लीजिए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि आप यहाँ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, W इंटू टी, ठीक है ना, तो P अपन WT, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। और क्रॉस सेक्शन क्या हो सकता है, क्रॉस सेक्शन जो है आपको हम बता चुके हैं कि क्रॉस सेक्शन में भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, आई सेक्शन हो सकता है, एच सेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, टी सेक्शन हो सकता है। दीज आर दी स्टैंडर्ड सेक्शन विच विल बी इन आवर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लेक्चर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम बात कर रहे हैं किसकी मटेरियल की, तो ये मटेरियल है, कोई बार है, और इसकी जो है 3D पिक्चर कुछ इस तरह की है, और अभी तक हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे थे, लेकिन अब हम इसको नहीं लगा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि ये L लेंथ है, ये क्या है आपका W है, और ये क्या है T है, मतलब ये W और ये T लेंथ, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, लेंथ L। अब सवाल यह है कि हम फोर्स यहाँ जो लगाते थे उसको न लगा करके नीचे फिक्स कर दिए, नीचे क्या है, फिक्स है, और हम फोर्स लगा रहे हैं कहाँ पर, सरफेस के ऊपर। ये जो P फोर्स लगा रहे हैं सरफेस के ऊपर, दैट मीन्स कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट आप मान लें, नीचे क्या है आपका, फिक्स है, नीचे क्या है, फिक्स है, और यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा फोर्स, ये P। तो यहाँ पर जो आपका एरिया होगा, ठीक है ना, स्ट्रेस तो निकालेंगे ही, लेकिन यहाँ जो आपका डिफॉर्मेशन होगा, यहाँ पर क्या होता था, इलोंगेशन हो जाता था। ये आप फोर्स लगाए और ये इलोंगेशन हो गया, ठीक है, यहाँ इलोंगेशन हो गया, यहाँ इलोंगेशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा कि एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो आपका कॉमन सेंस बोल रहा होगा कि सर ये टिल्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, टिल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टिल्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका, टिल्ट हो गया, और ये इस तरह से टिल्ट हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो गया, ये एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। और ये हाइट कितनी है इसकी, बताइए, हाइट कितनी ली है आप, W, और ये कितना है आपका, लेंथ L। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ यदि आप देखेंगे
तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा एल। और ये एंगल फाई, तो ये भी फाई होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर यदि आप स्ट्रेस निकालेंगे तो इस स्ट्रेस को आप ध्यान देंगे तो कहाँ पर डेवलप हो रहा है, इस सरफेस के ऊपर। ये कहाँ हो रहा है, सरफेस के ऊपर। और इसी को बोलते हैं हम लोग शियर स्ट्रेस। और इसको इंडिकेट करते हैं किससे, टाउ से। किससे इंडिकेट करते हैं, टाउ से। एंड टाउ इक्वल टू पी अपॉन एरिया, ये लिखेंगे एरिया ही, लेकिन ये एरिया कौन सा हो गया यहाँ पर, शियर एरिया। और ये क्या हो गया, ये T इंटू एल, दिस इंटू एल, तो T इंटू एल। अब आप देख सकते हैं ये सरफेस एरिया या शियर एरिया T इंटू एल, और यहाँ क्या था, W इंटू टी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है फाई, ये क्या है, फाई। तो फाई का एग्जांपल यदि हम दें तो फाई क्या कहलाता है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। फाई इज नथिंग बट एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। और यहाँ पर टेन फाई यदि आप लिखेंगे, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये मान लीजिए कि O है, ये A है और ये B है। इसको यदि आप बनाएंगे इस तरह से कुछ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका ये कुछ ऐसा आएगा गिर करके, ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एल, ये O मान लीजिए, ठीक है ना, और ये B और ये A, और ये क्या था आपका W, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाई, तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा परपेंडिकुलर अपन बेस, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपन W। और चूंकि टेन फाई बहुत कम होता है, चूंकि फाई का वैल्यू बहुत कम है, तो इसको अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई डब्ल्यू, लिख सकते हैं। अब देखिए यही फाई जो है क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन। क्या कहलाता है, शियर स्ट्रेन। इसको मैं लिख दूं ताकि बाद में डाउट ना हो। इसको बोलते हैं फाई को शियर स्ट्रेन, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने हैं और अभी ही पढ़ने हैं इसी लेक्चर में। और ये टाउ क्या कहलाया आपका, शियर स्ट्रेस। ये क्या कहलाया, शियर स्ट्रेस। और ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेन, ठीक है। अब आपको जो है मैं बता चुका हूं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू, यहां लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब ये हुक्स लॉ साहब क्या कहते हैं, हुक्स लॉ ये कहते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। अब यहाँ पर दोनों साइड यदि हम यहाँ भी शियर लगा दें और यहाँ भी शियर लगा दें तो क्या दिक्कत है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेन। और ये जो टाउ हो गया, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जी और इनटू फाई, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू जी इंटू फाई। तो ये आपका कहलाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा और तोड़ लीजिए। टाउ इक्वल टू अभी आप क्या लिखे थे, P अपन A, और एरिया कौन सा, शियर एरिया, ठीक ना, और इक्वल टू G, और फाई मतलब क्या, डेल्टा एल अपन W। तो ये भी एक आपका इक्वेशन हो गया। देखिए यही सब लिखे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ इक्वल टू आप G फाई लिख सकते हैं, और G को जो है क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो G और इसी को N भी बोलते हैं, और कहीं कहीं जगह C भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दिस आर द सिंबल्स विच आर सिमिलर वैल्यू। और इसको क्या कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी फाई, मतलब स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। और शियर स्ट्रेस या कोई भी स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मेगा पास्कल या गीगा पास्कल, ओके। तो यहाँ पर जी की भी यूनिट क्या होगी, जी की भी यूनिट होगी आपका मेगा पास्कल या गीगा पास्कल, ठीक है।
तो आई थिंक यहाँ तक में अब आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल्स और दे दें आपको, एग्जाम्पल्स ऑफ शियर स्ट्रेस देख लीजिए। शियर स्ट्रेस और कहाँ कहाँ लगता है। एक तो ये हमने आपको सरल एग्जाम्पल बताया कि कहीं भी एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, सरफेस के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक ना, तो वहाँ पर ये होगा। अब देखिए रिवेट ज्वाइंट, अब देखे होंगे ये जैसे कोई आपका क्या है, प्लेट है, ठीक है ना, ये कोई प्लेट है और इसके ऊपर कोई एक और प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो ऐसे नहीं है, रिवेट है। रिवेट मतलब क्या, ये रिवेट ज्वाइंट पिन है, पिन ज्वाइंटेड आप मान लीजिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये पिन ज्वाइंटेड, यहाँ पर स्ट्रेस होगा कि नहीं, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर जो है फोर्स लगाएगा। मतलब ऐसे समझिए, ये एप्पल है और एप्पल को ऐसे काट रहे हैं चाकू से रेत करके, दैट मीन्स यू आर जस्ट सीयरिंग द एप्पल, सीयरिंग ऑफ एप्पल, ठीक है। यहाँ पर यदि ऐसे आप लगा दें, ठीक ना, यहाँ पर एक है आपका प्लेट और इधर एक आप खींच रहे हैं और एक इधर और है। जैसे ट्रैक्टर का हुक ज्वाइंट आप देखे होंगे, ट्रैक्टर का हुक ज्वाइंट क्या होता है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है और ये सब ट्रॉली से जुड़ा हुआ है और इसके ऊपर जो है आप लगा देते हैं क्या, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, रिवेट ज्वाइंट। तो यहाँ पर ये सिंगल शियर था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल शियर, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या होता है, इसको बोलते हैं डबल शियर। उसी तरह से कोई भी बीम है, ठीक है ना, जैसे ये बीम है मान लीजिए, ठीक है ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दीजिए, जैसा कि हम बता चुके हैं। अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाएंगे तो यहाँ पर जो है शियरिंग होगा, यहाँ पर लोड लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोड लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे जो है ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा और ये जो है और नीचे आ जाएगा मान लीजिए। तो ये जो यहाँ पर एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट को छोड़ेगा, ठीक है ना। जब प्योर शियर जब होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर शियरिंग, जो कि अभी अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में। उसी तरह से कोई आपका साफ्ट है, ठीक है ना, क्या है, साफ्ट है और इसके ऊपर जो है आप फोर्स, ट्विस्टिंग फोर्स लगाते हैं तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर इसको जो है क्या कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं इधर और तब आप इसके ऊपर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ट्विस्ट तो होगा, ट्विस्ट तो होगा लेकिन ये सरफेस कुछ ऐसा मूव नहीं कर जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। टोर्सन इक्वेशन जिससे बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। दैट इज द ट्विस्टिंग ऑफ द शाफ्ट, ट्विस्टिंग ऑफ शाफ्ट। किसी भी गाड़ी में जो ट्रांसमिशन शाफ्ट आप देखते हैं तो ट्रांसमिशन शाफ्ट मतलब क्या है, एक जो है इंजन से लगा हुआ है और दूसरा व्हील से लगा हुआ है, ठीक ना, और दोनों के बीच ट्विस्टिंग है, जैसे ये है। तो ये ऐसे जब आप रोटेट करते हैं तो ऐसे तो नहीं लग रहा है स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पर हम फिक्स पकड़ लिया और इसको अब हम रोटेट करेंगे तो दैट विल बी दी शियर स्ट्रेस ऑन द शाफ्ट। तो आई होप कि इतना जो है कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें शियरिंग स्ट्रेस जब पढ़ेंगे उस समय टोर्सन इक्वेशन में, तो शियरिंग स्ट्रेस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद इसी में जो फोर्स लगता है, एक्चुअली फोर्स नहीं लगता है, टॉर्क लगता है, जो कि हम 2π/NT/60 निकालेंगे उस समय, पावर जो लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका किसका, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। तो आई होप कि ये शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इसके बाद क्या है, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। समझिएगा कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या है। कंप्लीमेंट्री मतलब होता है एक दूसरे का पूरक, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कोई बहुत अच्छा आपका दोस्त है, ठीक ना, आप दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल समझिए, बीइंग टीचर, बीइंग ए प्रोफेसर, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ाता हूँ
और आप मुझे जो है भाई मैं पढ़ाता हूँ तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हमें भी भोजन चाहिए, हमें भी रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, या आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ और आप जो है हमें कुछ फी पे करते हैं, ठीक है ना, तो मैं आपका काम कर रहा हूँ और आप मेरा काम कर रहे हैं, तो वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है ना, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है, समझिएगा कि यहाँ ये फोर्स है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये ए है और ये जो है ए, ये मान लीजिए बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। ये कहता है फोर्स, अभी तक तो आपको ये बता रहे थे कि ये कोई आपका फोर्स है, यहाँ पर सॉरी बॉडी है और यहाँ पर आप फोर्स लगा देते थे, ये फोर्स ही जो है यहाँ पर टाउ शियर स्ट्रेस जनरेट करता था। और ये जो है आप देखेंगे, ठीक है ना, ये यदि आप देखेंगे यहाँ पर ये फाई और ये क्या है फाई, ठीक है, तो यहाँ पर फाई और फाई देखेंगे तो ये हमने बताया था अभी तुरंत कि शियर स्ट्रेस इक्वल टू जी इंटू फाई, यही होगा ना। उसी चीज को यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इस शियर स्ट्रेस को यदि आप इधर लगाते हैं टाउ, तो ऑब्वियसली इसके इक्वल एंड अपोजिट यहाँ भी लगेगा टाउ, ठीक है, यहाँ भी टाउ लगेगा, तो ये टाउ और टाउ इक्वल होगा। अब ये कहता है कि जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा। एंगुलर डिफॉर्मेशन से बचने के लिए क्या हम इसको यहाँ लगा दें एक फोर्स टाउ डैश, तो यहाँ भी एक लगेगा टाउ डैश। कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ये कहता है कि टाउ मस्ट बी इक्वल टू टाउ डैश, टाउ मस्ट बी इक्वल टू टाउ डैश, ठीक है। अब इसकी यूनिट लेंथ सॉरी थिकनेस जो है परपेंडिकुलर टू द पेपर मान लीजिए 1 है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, क्या फोर्स ऑन ए बी आप निकाल लीजिए, फोर्स ऑन ए बी तो क्या हो जाएगा टाउ डैश इंटू ए बी इंटू 1, ए बी इंटू 1 क्या है थिकनेस, मतलब ये आपका क्या था ए बी सी और डी, और इसको आप निकालेंगे तो इसको यूनिट थिकनेस अंदर साइड में 1 मान लीजिए, तो ये ए बी इंटू 1, तो यही हो जाएगा ना आपका, ठीक है ना। इस सरफेस का निकालना हो तो 1 इंटू बी सी, ठीक है, मतलब फोर्स ऑन कहाँ पे बी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टाउ बी सी पे टाउ इंटू बी सी इंटू 1 हो जाएगा। उसी तरह से फोर्स ऑन ए डी आप निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा ये टाउ इंटू ए डी इंटू 1, ठीक है ना, और फोर्स ऑन सी डी तो क्या हो जाएगा टाउ डैश इंटू सी डी इंटू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हमें ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेना है, ठीक है। तो सिग्मा एच कंडीशन क्या है, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी 0, टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी 0 एंड टोटल मोमेंट शुड बी 0। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये जो है यहाँ पर टाउ डैश और टाउ डैश तो ये तो बराबर हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल में बराबर हो रहा है। अब मोमेंट चेक कर ले, ये 2 इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया, तीसरा इक्वेशन देख ले, तो टेकिंग मोमेंट, अब किसी भी पॉइंट के अबाउट जो है टेकिंग मोमेंट अबाउट, किसके अबाउट लेना है, किसी के अबाउट ले लीजिए, मान लीजिए ए के अबाउट ले लेते हैं आप, अबाउट ए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो फोर्स है इस पे ये तो इसी होकर के जा रहा है तो 0 डिस्टेंस, और ये वाला 0 डिस्टेंस, बचा क्या ये तो टाउ डैश, और ये क्या जा रहा है टाउ डैश इंटू सी डी इंटू 1, ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस कितना है ए डी, ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसके अबाउट जो है ये क्या होगा क्लॉकवाइज, ये जो फोर्स लग रहा है क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये तो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना मोमेंट। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये टाउ इंटू बी सी फोर्स, टाउ इंटू बी सी इंटू 1, और
डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए बी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टाउ डैश सी डी इंटू ए डी इक्वल टू टाउ इंटू बी सी, यही है ना बी सी, बी सी की जगह ए डी लिख सकते हैं क्या, दोनों बराबर है, ये क्या हो जाएगा ए डी इंटू ए बी की जगह पर सी डी लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों बराबर है कि नहीं, तो देखिए तो सी डी और सी डी और ए डी, तो क्या निकल कर के आ गया, टाउ डैश इक्वल टू टाउ निकल कर आया या नहीं, बताइए। और इसी को तो हमने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, मतलब यहाँ जो शियर स्ट्रेस लगेगा वही शियर स्ट्रेस यहाँ भी लगेगा, तब जा करके जो है हमारा ये इक्वल एंड अपोजिट जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्योर शियर। क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, प्योर शियर मतलब ओनली शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग, ओनली शियर स्ट्रेस इज एक्टिंग या कंसीडर्ड, कोई अलग दूसरा फोर्स नहीं है, ठीक है ना, ओनली शियर स्ट्रेस मतलब ओनली शियर स्ट्रेस है, ठीक है। और कोई दूसरा स्ट्रेस जैसे टेंसाइल स्ट्रेस हो, बेंडिंग स्ट्रेस हो, ठीक है ना, कंप्रेसिव, कुछ नहीं, सिर्फ शियर स्ट्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, तो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस से पूरा कंक्लूजन निकल करके आया टाउ इक्वल टू टाउ डैश, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, कई जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट आ जाए, क्या है आपका डायगोनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्या है डायगोनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। अब डायगोनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है। बेसिकली स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन along the डायगोनल, ये भी बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत जो है शायद ही किसी किताब में आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है देखने मिले, ठीक है, समझिएगा। कोई आपका अभी जो हम पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, ये समझ गए आप। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए कि ये क्या है, कोई बॉडी है, थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फोर्स लगाया इस साइड, ठीक है ना, आप इस साइड फोर्स लगाएंगे, तो ये फोर्स लगाए, मैं इसको रफ में समझाऊं क्या, चलिए यहीं समझाते हैं। यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, फिर यहाँ फोर्स लगाए, फिर यहाँ लगाए और यहाँ लगाए। अब आप ये इस तरह से फोर्स लगा करके देखिए, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि अभी तो ये ऐसे है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये जो है फोर्स के चलते ये जो है आपका, ये जो डायगोनल है इसका, दिस डायगोनल एंड दिस डायगोनल, इस डायगोनल का कुछ नाम ले लीजिए, ठीक है ना, एक्स वाई जेड जो भी आपको लेना है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये जो है इस तरह से ये जो है चिपक जाएगा और ये इलोंगेट हो जाएगा, होगा कि नहीं, या ये चिपक जाएगा, ठीक है ना, पहला चीज। एक कॉन्सेप्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा और ये डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह से जैसे ये अभी आप फोर्स लगाए थे, ध्यान दीजिए, और ये कुछ ऐसा हो गया था कि नहीं, बताइए, ये एंगल क्या हो गया फाई, और ये भी एंगल क्या हो गया फाई। अब ध्यान दीजिए तो दोस्तों, ये ए बी और सी और डी था, अब ये बी जो है बी डैश पे चले गया और सी सी डैश पे चले गया, ठीक ना। अब पहले क्या डायगोनल था, इसीलिए हम कलर अलग अलग करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो है पहले डायगोनल ये था, अब डायगोनल कितना हो गया है, अब डायगोनल कितना हो गया है, ये डायगोनल हो गया है। अच्छा, यहाँ पर ये एंगल कितना है आपका 45 डिग्री ओब्वियसली, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे, यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पर यदि ध्यान देंगे तो इसको यदि हम परपेंडिकुलर गिरा दें, ठीक है ना, इस सी से
मान लीजिए सी डबल डैश एक परपेंडिकुलर गिरा दे 90 डिग्री, तो ये आपका ए सी विल बी इक्वल टू ए सी डबल डैश होगा कि नहीं। देखिए ए सी इक्वल टू ए सी डबल डैश, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रेस देखें, ठीक है। तो स्ट्रेस यदि आप देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्रेस देखेंगे तो स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्ट्रेस ध्यान दीजिएगा, किसी भी इस एसी पे मान लीजिए ले लेते हैं, ठीक है ना, ये एसी पे, ठीक है, ये आपने लिया, ठीक ना। और इस एसी के ऊपर जो है, एसी के इसकी एरिया मान लीजिए क्या है, एरिया ए है। क्रॉस सेक्शन मतलब इस तरह का होगा, इसका एरिया क्या है, ए मान लेते हैं। तो ये एरिया ए है और इसकी भी एरिया ए है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, ठीक ना। दैट मीन्स कि ट्रायंगल हो गया कुछ इस तरह से, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये ऐसे हो गया कि नहीं, ठीक ना। और इसकी एरिया ए है, तो इसकी एरिया ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए होगा कि नहीं। एरिया की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, ठीक ना। अब स्ट्रेस कितना लग रहा है इसके ऊपर, मान लीजिए टाउ, और यहाँ भी क्या लग रहा है, टाउ। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस के हेल्प से प्रूफ किया था कि ये दोनों बराबर होगा। तो अब यहाँ पर क्या शियर स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पर क्या शियर स्ट्रेस लगेगा, अब हम निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ जो शियर स्ट्रेस, अब एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी स्ट्रेस का रिजोल्यूशन या कंपोजिशन नहीं होता है। किसका होता है, हमेशा फोर्स का होता है। किसका होता है, हमेशा फोर्स का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, इसको हम डिटेल में यहाँ पर समझा देते हैं आपको। ये है आपका कोई बॉडी, इसके ऊपर आपने शियर स्ट्रेस लगाया, ठीक है। और इसकी एरिया ए, इसकी एरिया ए, और आपका डायगोनल ये है, तो डायगोनल ये है, तो इसकी एरिया कितना निकालिए आप, a√2। और इसके अब परपेंडिकुलर आप फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो फोर्स निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग द फोर्सेस या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस along परपेंडिकुलर टू डायगोनल। देखिए तो कितना हो रहा है। अब परपेंडिकुलर टू डायगोनल यदि आप निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू डायगोनल निकाल रहे हैं मतलब क्या हो गया, ये और ये और ये, और इसके परपेंडिकुलर ये एफ फोर्स, तो यहाँ पर क्या है 45 डिग्री, तो इसको यहाँ भी निकालना पड़ेगा। किसके परपेंडिकुलर, इसके अलोंग, तो ये क्या हो जाएगा, एक इसके अलोंग और एक इधर, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। उसी तरह से एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये टाउ ही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये फोर्स जब आप निकालेंगे, अच्छा ये a√2 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं, दिस एंड दिस एंड दिस, ये a है तो ये a√2 होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर होगा कि नहीं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो √2 इंटू ए आएगा कि नहीं, तो वही हम √2a डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर रिजॉल्विंग दी फोर्सेस अलोंग परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस कितना है यहाँ पर देखिए, तो शियर स्ट्रेस इंटू एरिया क्या है, a√2 इक्वल टू, अब इसका इसी अलोंग हम पैरेलल वाले को तो ले नहीं रहे हैं, ये कितना निकलेगा, ये कितना है टोटल, टाउ है, यही टाउ लिखे हैं ना आप, तो टाउ इंटू एरिया फोर्स हो गया। और ये किस डायरेक्शन में है, कॉस 45 डिग्री, ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, ठीक है, ये साइन कंपोनेंट, ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन भी ले लेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 45 डिग्री आना है, प्लस टाउ इंटू ए और कॉस 45 डिग्री होगा कि नहीं। देखिए तो यहाँ पर टाउ इंटू ए इंटू √2 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाउ ए इंटू कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 2 टाउ ए
cos 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। इस √2 से 2 काटेंगे तो क्या बच जाएगा √2 बचेगा कि नहीं। और ये √2 और √2 इस साइड a और a टाउ और टाउ, मतलब यहाँ पर टाउ के जगह पे टाउ डैश यदि हम दे दिए रहते टाउ डैश, ठीक ना, ठीक है, तो यहाँ पर टाउ डैश यदि दे दिए रहते, ठीक ना, सपोज कीजिएगा, तो क्या हो जाता है टाउ इक्वल टू टाउ डैश हो जाता कि नहीं। इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकल रहा है हमारा कि स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन दिस सरफेस विल बी इक्वल टू दी शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दी डायगोनल सरफेस, ठीक है। दैट मीन्स दिस indicates that shear stress on the surface is equal to the shear stress on the diagonal, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या निकला कि शियर स्ट्रेस ऑन डायगोनल, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेस ऑन डायगोनल कितना निकल गया आपका टाउ डैश इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस निकाले थे यहाँ पर, क्या कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, तो मतलब ये टाउ डैश और इसका यदि डायगोनल पे भी आप निकालेंगे तो वहां भी सेम शियर स्ट्रेस आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आ रही बात समझ में, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब शियर स्ट्रेस ऑन डायगोनल निकल गया, तो अब शियर स्ट्रेन ऑन डायगोनल निकाल लें हम। अब ये हम आपको समझाए थे अभी तुरंत कि किस तरह से ये चेंज लिया है, इट हैज टेकन द चेंज। ये डायगोनल था, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा दिए तो अब डायगोनल क्या हो गया, ये हो गया बड़ा वाला, हो गया कि नहीं, ठीक ना। तो अब क्या निकल करके आएगा हमारा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे स्ट्रेन अलोंग द डायगोनल, स्ट्रेन अलोंग द डायगोनल, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या है सी और सी डबल डैश ना, होगा कि नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो शेप डिस्टोर्ट हो गया, ठीक ना, तो जो आपका चेंज इन लेंथ है, तो चेंज इन डायगोनल, तो ओरिजिनल डायगोनल क्या था आपका, देखिए यहां पर ओरिजिनल डायगोनल क्या था, ये आपका ए से सी, ठीक है ना। अब चेंज क्या हो गया, चेंज डायगोनल क्या हो गया आपका ए सी डैश, हो गया कि नहीं, ए सी डैश। तो चेंज इन डायगोनल, चेंज इन डायगोनल क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी और ए सी डबल डैश, तो ए सी डैश माइनस ए सी डबल डैश, ए सी डैश माइनस ए सी डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा सी सी डबल डैश, हो जाएगा कि नहीं। तो अब क्या निकाल लेंगे आप डायगोनल स्ट्रेन, diagonal strain, and diagonal strain is nothing but change in diagonal c dash, sorry c dash c double dash c dash c double dash upon ओरिजिनल डायगोनल कितना है ए सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये सी सी डबल डैश कितना होगा सी डैश सी डबल डैश कितना होगा, और उसी तरह से ये ए सी कितना होगा, ध्यान दीजिए। अब सी सी डबल डैश और ए सी, अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं अलग से। एक तो ये निकाल लिए थे आप ए सी इक्वल टू ए सी डबल डैश, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आपने गिरा दिया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम निकालते हैं ये ए सी, और हमें मालूम क्या रहता है, ए सी तो मालूम नहीं रहता है, ए डी मालूम रहता है, ये सी डी मालूम रहेगा। तो ए सी कितना हो जाएगा देखिए, तो फ्रॉम ट्रेंगल ए सी डी, ट्रेंगल ए सी डी, ध्यान दीजिए, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी, यहाँ पर 10 निकालेंगे
टेन निकालना संभव नहीं है, साइन या कॉस निकाल लीजिए। तो कॉस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक ना। यहाँ पर एक जगह रफ करके हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है आपका दिस दिस एंड दिस है, यही है ना। ये है आपका ए डी और सी, तो ए सी तो कॉस 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा बताइए, तो ए सी क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन कॉस 45 डिग्री होगा कि नहीं। और ये ए डी और सेक 45 डिग्री या ए डी कॉस 45 डिग्री रहने दीजिए, ठीक है। तो ए सी निकल गया। अब क्या चाहिए हमको, सी और सी डबल डैश, सी और सी डबल डैश क्या होगा, तो सी और सी डबल डैश क्या होगा देखिए, तो सी और सी डबल डैश मतलब ये जो ट्रायंगल है क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल सी सी डबल डैश और सी डैश, ये तीनों में सी सी डैश सी डबल डैश। अब यहाँ तो ए सी निकल गया आपका कितना बताइए, अभी निकाले थे ना, ए डी अपन कॉस 45 डिग्री, ठीक है। और फ्रॉम ट्रायंगल सी सी डबल डैश सी डैश, यहाँ से आप निकालेंगे तो ट्रायंगल क्या बन रहा है, कुछ आपका यही बन रहा है ना, ये सी डबल डैश सी डैश और ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, ये सी और ये सी डैश, ठीक है। हमें चाहिए क्या, सी डबल डैश सी। तो ये देखिए एंगल अगेन 45 डिग्री हम एज्यूम कर लेते हैं, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस सी सी डबल डैश सी डबल डैश अपन सी डैश सी होगा। सी डबल डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डैश सी इंटू कॉस 45 डिग्री होगा कि नहीं, सी डैश सी कॉस 45 डिग्री। और यही सी डैश सी क्या है, चेंज इन लेंथ, ठीक ना, डेल्टा एल जो निकाले थे। तो अब इसको यहाँ पर हम रखते हैं, ठीक ना। सी डैश सी डबल डैश को सी डैश सी को कॉस सी डैश सी कॉस 45 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और ए सी को क्या लिखेंगे, ए डी अपन कॉस 45 डिग्री, ए डी अपन कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस 45 डिग्री, मतलब सी डैश सी अपन ए डी होगा, सी डैश सी होगा और ए डी कॉस 45 डिग्री ऊपर चले गया, तो कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा मैं इधर लेता हूँ, ठीक है ना, कॉस 45 डिग्री को यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो क्या है, छोटी सी पेज बचाने के चक्कर में जो है आपको डाउट रह जाए तो दैट इज वेरी रॉन्ग। सी डैश सी डबल डैश, फिगर ध्यान दीजिएगा, सी डैश सी डबल डैश अपन क्या हो जाएगा, देखिए आप अभी लिखे हैं ए सी, क्या हो गया ए सी, ठीक है, ओरिजिनल डायगोनल ए सी। और फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी को ए सी क्या लिखे हैं, ए डी अपन कोस 45 डिग्री। तो सी डैश सी डबल डैश को पहले देखिए क्या लिखे हैं आप, सी डैश सी डबल डैश को सी डैश सी कॉस 45 डिग्री, सी डैश सी कॉस 45 डिग्री अपन ए सी को क्या लिखे हैं आप, ए डी अपन कॉस 45 डिग्री, ए डी अपन कॉस 45 डिग्री, तो ए डी अपन कॉस 45 डिग्री। यहाँ ध्यान दीजिए, तो सी डैश सी अपन ए डी और इधर क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर। ये देखिए तो सी डैश सी अपन ए डी, सी डैश
सी डैश सी अपन सी डी या ए डी, जो भी आप ले लें, ए डी चेंज इन लेंथ, ए डी था कि सी डी था, ए डी या सी डी दोनों बराबर है, चूंकि क्यूबिक है। यहाँ एक बार लिख देते हैं सी डैश सी अपन सी डी, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर, और सी डैश सी अपन सी डी को ही क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेन फाई अपन क्या हो जाएगा 1/2। तो डायगोनल स्ट्रेन निकल कर कितना आया, डायगोनल स्ट्रेन इज 5/2, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ध्यान दीजिए, डायगोनल स्ट्रेस अब क्या निकाले, डायगोनल स्ट्रेस जो है आपका बराबर होता है, ये डायगोनल स्ट्रेस, ठीक है ना, ये टाउ और इसके ऊपर भी आप निकालेंगे तो टाउ ही आएगा। लेकिन यदि आप डायगोनल स्ट्रेस इज अगेन टाउ, ठीक ना, तो टाउ इक्वल टू टाउ डैश, ये टाउ डैश, ये टाउ डबल डैश यदि हम लिख देते हैं तो ये सब बराबर होते हैं आपस में। लेकिन डायगोनल स्ट्रेन जो कि यहाँ चेंज हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये चेंज हो गया ना, ये डायगोनल स्ट्रेन, तो डायगोनल स्ट्रेन अब ये हो गया, तो डायगोनल स्ट्रेन कितना निकल करके आ गया 5/2, मतलब हाफ ऑफ द एक्चुअल शियर स्ट्रेन, हाफ ऑफ द एक्चुअल शियर स्ट्रेन। ठीक है, याद रहेगा। तो आज हम लोगों ने शियर स्ट्रेस में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब ये हमारा दायित्व बनता है कि मैं उसको एक बार रिवीजन करा दूं। ठीक है, शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस ये हमने आपको समझाया कि कैसे शियर स्ट्रेस काम करता है इसके ऊपर। ठीक है, फिर ये शियर स्ट्रेस हमने निकाल करके बताया P/A, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्या है, शियर एरिया है, सरफेस एरिया है। शियर स्ट्रेस हमेशा सरफेस के ऊपर लगता है, ठीक है ना। और ये एंगुलर डिफॉर्मेशन tan phi डेल्टा L/W, तो phi इक्वल टू डेल्टा L/W। ठीक है, और उसी तरह से टाउ इक्वल टू क्या होता है G इंटू phi, ठीक है ना, गीगा पास्कल या मेगा पास्कल जो भी निकला आपका। अब जो है यही शियर स्ट्रेस के हेल्प से हमने निकाला क्या, जो है आपको हमने बताया कि शियर स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, तो ये हमने फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ कुछ शियर स्ट्रेस आपको हमने बता दिए, ठीक है ना, एग्जांपल्स ऑफ शियर स्ट्रेस बताए। उसके बाद हमने कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का एग्जांपल लिया। आपको सीधा सा बता दें कि यहाँ जो आप शियर स्ट्रेस लगाएंगे और यहाँ तो दोनों बराबर होगा, और इसको हमने यहाँ प्रूफ किए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्योर शियर ये होता है कि सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, सिर्फ शियर स्ट्रेस ही लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने शियर स्ट्रेस ऑन डायगोनल निकाले हैं, इस डायगोनल पे कितना शियर स्ट्रेस लगता है, तो इसको भी काफ़ी रिजॉल्व करके और समझा करके आपको बताए हैं। तो इसमें भी यही निकल करके आया कि शियर स्ट्रेस जो डायगोनल पे लगता है और जो सरफेस पे लगता है दोनों बराबर है। तो ये भी एक तरह से कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का एक्सटेंशन है, कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस का एक्सटेंशन है। उसके बाद देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ भी आप देखेंगे तो क्या है, इसी डायगोनल पे जो अभी स्ट्रेस निकाले थे उसी का अभी हम स्ट्रेन निकाले, लेकिन डायगोनल स्ट्रेन में काफ़ी मेहनत के बाद हमने देखा, सॉल्व किया जब हमने, तो हमने ये जो है निकाले। ठीक है, देखिए आपके सामने है C/CD, ठीक है ना, या AC को हमने CD में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो आप देखिए कि डायगोनल स्ट्रेस एक्चुअल स्ट्रेन के हाफ है, मतलब कि यहाँ पर जो आपका स्ट्रेन निकल करके आएगा, मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा थोड़ा सा फिर से एक बार, ये यहाँ पर बॉडी था, यहाँ पर आपने फोर्स लगाए तो ये चेंज होकर के पहले क्या था डायगोनल,
ये था। और जब आपने इसको शियर स्ट्रेस लगाए तो ये हो गया, मतलब ये क्या हो गया फाई, और ये भी क्या हो गया फाई, और अब डायगोनल कौन सा आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये यदि फाई है तो ये कितना है आपका 5/2, ठीक है। वो यदि फाई है तो ये क्या है 5/2 होगा, ठीक है। तो आई होप कि काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट आप समझे, डायगोनल स्ट्रेन निकालना समझे, शियर स्ट्रेन निकालना समझे, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस को आपने समझा, ठीक है। शियर स्ट्रेस ऑन डायगोनल निकाले हम लोग, और कुछ हमने शियर स्ट्रेस के एग्जाम्पल्स भी आपको बता दिए। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, ये सब चीज़ें निकाल करके हमने आपको बता दिए। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो इसके बिना कुछ हिलना डुलना ही नहीं है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा, एक बार नहीं बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं तक। Thank you very much for watching this video, and I hope you will have enjoyed this video and must share with your classmate. Thank you very much for watching this video. Be happy, be healthy, and keep smiling. Thank you very much.